साथियों, जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। मैं अनुज सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 25 में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा अंबेडकर का सपना नामक पुस्तक के संदर्भ से, मुकेश मानस द्वारा लिखित है। आज इस पुस्तक के संदर्भ से मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से कि बाबा साहब अंबेडकर किस तरीके का राष्ट्र चाहते थे, उनका क्या सपना था और राष्ट्र के निर्माण में उनका क्या योगदान था। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को क्या हम राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माता मान सकते हैं। तो हम इस पे बात करें तो आपको बता दें उससे पहले कि राष्ट्र निर्माण का कार्य दो स्तर पर होता है, एक चिंतन के स्तर पर और दूसरा क्रियान्वयन के स्तर पर। पुस्तक के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जब मैं आज़ाद भारत के विषय में सोचता हूँ कि कैसा हो, तो वो कहते हैं कि मुझे तीन महापुरुष याद आते हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर। वो कहते हैं कि भगत सिंह ने पूर्ण आज़ादी का सपना देखा और उसका खाका खींचा। देश और देशवासियों को यही उनका महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने वास्तविक आज़ादी का सपना दिखाया, मगर वो उसकी क्रियान्वित में कुछ योगदान दे पाते उससे पहले ही वो शहीद हो गए और युवा मन की अद्वितीय शक्ति की मिसाल छोड़ गए। महान राजनीतिक हो सकने वाले गांधी महात्मा हो गए, मगर अंबेडकर ने जो सपना देखा, अपने जीवन के आखिरी क्षण तक उसको क्रियान्वित करने में लगे रहे। उन्होंने समस्त जनता के हक में राष्ट्र निर्माण और प्रबंधन की वो मिसाल छोड़ी है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। वो अमीर, विलासी, भ्रष्ट, अमानवीय और शोषणकारी इंडिया के लिए नहीं, बल्कि गरीब, शोषित और वंचित भारत के निर्माण के कुशल प्रबंधक साबित हुए। इस मायने में अगर भारत का राष्ट्रपिता कहलाने का आज किसी को हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर को ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब का जो अद्वितीय योगदान है राष्ट्र निर्माण में, उसको कोई नकार नहीं सकता। संविधान निर्माण की दिशा में संविधान निर्माता के तौर में अगर हम बाबा साहब के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप था वो एक मायने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा अपने मतलब के लिए बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की नकल में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किया गया संशोधन मात्र था। दूसरे संविधान निर्माण समिति में भेजे गए ज़्यादातर सदस्य तत्कालीन राजे रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे, जिनका उद्देश्य अपने मतलब पूरा करने वाला संविधान बनाना था। इसके बावजूद अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। बाबा साहब ने तो संविधान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट की नकल भर रहने दिया और ना ही राजा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों के उद्देश्यों को पूरा करने वाला माध्यम ही रहने दिया। बाबा साहब ने दिन रात एक करके संविधान समिति के तमाम सदस्यों से बहस चलाते हुए भारत के संविधान को भारत की जनता का संविधान बना दिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई में किए गए भारत की जनता के योगदान के लिए भारत की जनता को बाबा साहब की तरफ से तोहफा था ये संविधान। बाबा साहब शिक्षा पर बाबा साहब ने विशेष जोर दिया। शिक्षा, रोजगार और आरक्षण पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस पर अगर हम बात करें तो बाबा साहब चाहते थे कि इस देश के हर बच्चे को एक समान निःशुल्क शिक्षा, आरंभिक शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। शुरू से ही बाबा साहब मानते थे कि किसी भी देश अथवा समुदाय की वास्तविक प्रगति के लिए यह आवश्यक है उसके सभी नागरिक शिक्षित हों। उनका मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र वो ताकत है जो सभी बेड़ियों को काट सकती है। उन्होंने शिक्षा पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध नारे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो में शिक्षा को प्रथम स्थान दिया। बाबा साहब ने शिक्षा पर हमेशा बल दिया। संविधान में वह शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा को संविधान में मौलिक अधिकार बनाया जाए। इस संबंध में उनका प्रस्ताव यह था कि देश के 6 से 14 साल तक के समस्त बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य आरंभिक शिक्षा प्रदान करना राष्ट्र का अनिवार्य कर्तव्य हो, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। शिक्षा के मामले को संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। नतीजा आज तक आपके सामने है कि जो बाबा साहब चाहते थे वो नहीं हो पाया। बाबा साहब ने दलित वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिए जाने की वकालत की थी
ताकि भारतीय समाज में अन्य वर्गों की तरह उन्हें भी प्रगति के बराबर अवसर मिल सके, बराबर मौका मिल सके। अगर शिक्षा, रोजगार और आवास को मौलिक अधिकार बना दिया जाता तो दलितों को आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाबा साहब को आरक्षण की वकालत करने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये भी तय बात है कि अगर दलितों को आरक्षण का सुरक्षा कवच न मिलता तो इनकी हालात आज और भी बदतर होती। फिर भी कुछ अपवादों को छोड़कर आरक्षण संपूर्ण दलित समाज की संपूर्ण प्रगति का सुरक्षा कवच बन पाने में नाकामयाब ही रहा है। आरक्षण का शुरू से ही ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ताकतों द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा है। सत्ता और प्रशासन में इन्हीं वर्गों का वर्चस्व है, इसलिए इन्होंने आरक्षण को कभी भी सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होने दिया। महिलाओं के लिए बाबा साहब के योगदान पर अगर हम बात करें तो हमें निश्चित तौर पर हिंदू कोड बिल पर बात करनी पड़ेगी। अगर हम हिंदू कोड बिल पर बात करें तभी हम जान पाएंगे कि महिला अधिकारों के लिए बाबा साहब ने क्या कदम उठाए और क्या प्रावधान उन्होंने किया। बाबा साहब का मानना था कि देश की स्त्रियों की समस्या का मूल कारण है ज्ञान और संपत्ति पर स्त्रियों का कोई अधिकार न होना। मनुस्मृति के दौर से ही भारतीय स्त्री को ज्ञान और संपत्ति के अधिकार से वंचित करके एक बेगार गुलाम की स्थिति में पहुंचा दिया गया था। उन्होंने लगातार स्त्री शिक्षा की वकालत की और उनके शिक्षित होने को देश की आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। बाबा साहब ने महिलाओं के शिक्षित होने को देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और ये एकदम सच है। भारत के इतिहास में बाबा साहब ने ही पहली बार महिला कामगारों की प्रसूति अवकाश का मामला उठाया। उनका महिलाओं को प्रसूति अवकाश देना और पूरा वेतन प्रदान करना राष्ट्रीय हित में उठाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। आधुनिक भारत में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार तो मिला मगर संपत्ति के अधिकार से उन्हें फिर भी वंचित रखा गया। अम्बेडकर इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि स्त्रियों को संपत्ति विहीन होना ही उनके साथ होने वाला असमान व्यवहार और शोषण का कारण है। इसलिए बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया उसमें स्पष्ट लिखा इक्वल एंड डायरेक्ट राइट, सीधे और बराबर अधिकार स्त्रियों को मिलना चाहिए। उन्होंने लड़कियों के दत्तक अधिकार का मसला भी हिंदू कोड बिल में उठाया। इसके अलावा बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में स्त्रियों के लिए विवाह की आज़ादी, तलाक, भरण पोषण के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की थी और सब नागरिकों के लिए इन सब मामलों को एक तरह से क्रियान्वित किए जाने के संबंध में बाबा साहब ने एक समान कोड की प्रस्तावना की थी। अगर जाति उन्मूलन पर हम बात करें तो बाबा साहब की प्रसिद्ध और बहुत चर्चित पुस्तक जाति पात का विनाश में पढ़नी चाहिए, हर भारतीय को पढ़नी चाहिए और एक बार विचार करना चाहिए। बाबा साहब ने जाति प्रथा को केवल दलितों की ही नहीं पूरे भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या माना और भारतीय समाज के विकास की सबसे बड़ी रुकावट की वजह रेखांकित किया। जाति प्रथा संबंधी अपने गहन अध्ययन में बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जातीय व्यवस्था भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसकी वजह से देश की बहुत बड़ी आबादी के श्रम का देश की आर्थिक क्रियाओं में इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। बाबा साहब का मानना था कि जाति का स्वभाव विघटनकारी है। इस वजह से जाति भारतीय समाज को एक इकाई नहीं बनने देती है, एक नहीं होने देती है। यह समाज को विभिन्न टुकड़ों में तोड़कर बिखरा देती है। उनका मानना था कि केवल जाति दलितों को नहीं गैर दलितों को भी तोड़ती है। जाति प्रथा के खात्मे के संबंध में बाबा साहब ने उपाय सुझाए थे, मसलन अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय भोज और हिंदू धर्म से मुक्ति। वह मानते थे कि जाति प्रथा के खात्मे के बाद ही वास्तविक भारतीय समाज अस्तित्व में आ सकेगा जो समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना पर आधारित होगा। ये बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का मानना था। अगर हम श्रमिक मजदूरों के अधिकारों की रक्षक के तौर पर अगर बाबा साहब को देखें तो हमें निश्चित तौर पर जब मजदूरों की बात हम करते हैं तो बाबा साहब की हमें बात करनी होगी। बाबा साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के उद्घोषणा पत्र ही मजदूर, किसानों, दलितों और निम्न मध्यम वर्ग के अधिकारों की हिमायत करने वाला था। बाबा साहब का मानना था कि भारत में मजदूर वर्ग में दलित एक बड़ी तादाद में शामिल है। इस वजह से मजदूरों के बीच भेदभाव की खाई मौजूद है।
मजदूर वर्ग के संघर्ष और जाति के खात्मे के संबंध में जाति आधारित भारतीय समाज की संरचना के बारे में उन्होंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था केवल श्रम का ही विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। बाबा साहब का मानना था कि दलितों को भी मजदूर वर्ग के रूप में एकत्रित होना चाहिए, मगर ये एकता मजदूरों के बीच मौजूद जाति की खाई को मिटा कर हो सकती है। बाबा साहब का मानना था कि भारत में मजदूरों के दो बड़े दुश्मन हैं, पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। बाबा साहब ट्रेड यूनियन के घनघोर समर्थक थे, मजबूत समर्थक थे। बाबा साहब की राय में भारत में ट्रेड यूनियन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मगर वे मानते थे कि भारत का ट्रेड यूनियन अपना मुख्य उद्देश्य खो चुका है। बाबा साहब ये भी मानते थे कि भारत का जो ट्रेड यूनियन है वो अपना मुख्य उद्देश्य खो चुका है। बाबा साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना और कहा कि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार न देने का अर्थ है मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और उन्हें गुलाम बना देना। बाबा साहब ने 1946 में श्रम सदस्य की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया, जो 1948 में जाकर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। बाबा साहब ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करके सभी यूनियनों को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। 1946 में उन्होंने लेबर ब्यूरो की स्थापना की। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब भारत में सफाई कामगारों के संगठित आंदोलन के जनक थे। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के सफाई कामगारों के संगठित आंदोलन के पितामह थे, जनक थे। बाबा साहब ने नए भारत के निर्माण में मजदूरों की महती भूमिका को स्वीकार किया था। वो स्वीकार करते थे कि नए भारत के निर्माण में मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका है। बाबा साहब का मानना था कि भारत को स्वराज मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह स्वराज शोषित मजदूरों और पिछड़ों को मिलना चाहिए। इसके लिए मजदूरों को अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर हम निजी धर्म और निजता की पर बात करें तो इस पर भी बाबा साहब के विचार हम जान लेते हैं कि धर्म की निजता पर बाबा साहब के क्या विचार थे। धर्म व्यक्ति का पुरस्कार करता है और यह उसका निजी मामला है। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म व्यक्ति का पुरस्कार करता है और उसका निजी मामला है, लेकिन सदियों से धर्म व्यक्तियों, समुदायों, जातियों और वर्गों के स्वार्थों का आधार बनता रहा है। बाबा साहब ने धर्म के इसी रूप की लगातार आलोचना की। बाबा साहब का मानना था कि धर्म को आज़ादी, बराबरी, भाईचारे का आधार बनना चाहिए, न कि व्यक्तिगत दुश्मनी और नफरत, भेदभाव का। धर्म ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य और समाज का परिष्कार करे, जो समाज को मानवीय और धर्मामयी बनाए, जो समाज के विभिन्न घटकों को जोड़े, तोड़े नहीं। केवल इसी मायने में कोई धर्म कल्याणकारी हो सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने हिंदू धर्म का विश्लेषण किया और उस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू धर्म से मुक्ति के बिना भारतीय समाज से जात पात को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म अपने बुनियादी प्रकृति में ही असमानता और शोषण को बढ़ावा देने वाला धर्म है। बाबा साहब का ये स्पष्ट मानना था। भारत के अगर समग्र आर्थिक विकास के आधार और राजकीय समाजवाद की बात की जाए तो इस पे बाबा साहब के विचार बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हैं। हम जानते हैं कि बाबा साहब का क्या विचार था। बाबा साहब के सपनों में सबसे हसीन जो सपना था वो था समतामूलक समाज का सपना, एक शोषण मुक्त समाज का सपना। दरअसल आज बाबा साहब का यही सपना सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है और इसी के कारण खुद बाबा साहब भी सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। जीवन भर उन्होंने जो कुछ भी सोचा और किया उसका एकमात्र उद्देश्य उनका यही समतामूलक शोषण मुक्त समाज का सपना है। एक जात विहीन, वर्ग विहीन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैंगिक और सांस्कृतिक विषमताओं से मुक्त समाज, यही बाबा साहब की सोच और संघर्ष का सहारा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जातीय, नस्ल या रंग के अंतर भूलकर उनमें सामाजिक बराबरी और भ्रातृत्व को स्थान दिया जाए। बाबा साहब सही मायने में भूमि सुधार कानून के विषय में अगर बात की जाए तो बाबा साहब ने भूमि सुधार कानून पर अपने कई महत्वपूर्ण विचार दिए। भूमि सुधार कार्यक्रम की परिकल्पना पेश करने वाले सही मायने में बाबा साहब ही प्रथम व्यक्ति थे। उनकी अनिवार्यता पर बल देने वाले पहले व्यक्ति थे। खेती के बारे में बाबा साहब का कहना था कि खेती सारी ग्रामीण आबादी के विकास का मुख्य आधार है।
इसलिए उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि कृषि को राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा दिया जाए और भूमि का नागरिकों में भी समान वितरण किया जाए, ताकि न कोई जमींदार रहे, न कोई काश्तकार और भूमिहीन रहे, श्रमिक रहे। उनका कहना था कि सामूहिक खेती की शुरुआत करके जातगत भेदभाव और अमीरी गरीबी की खाई को पाटा जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सत्ता प्राप्त करने के ख्याल से और दलित मुक्ति संघर्ष को व्यापक संघर्ष बनाने के लिहाज से बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। हालांकि वो इससे पहले भी कई संगठन और पार्टी बना चुके थे, मगर अपने जीवन के आखिरी वर्षों में स्थापित की गई यह पार्टी उनके जीवन के समस्त अनुभव और वैचारिक परिपक्वता का प्रतिफल है। इस पार्टी का पहला और दूसरा पत्र राजकीय समाजवाद की बात करता है और ऐसे समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाता है जो पूरी तरह से आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के विचार और व्यवहार पर आधारित होगा। कहना ना होगा कि इस पार्टी का यह कार्यक्रम पूरी तरह से भारतीय समाज की वस्तुगत परिस्थितियों के अनुरूप समाजवादी समाज बनाने का कार्यक्रम था बाबा साहब की पार्टी का। तो अब बाकी उसके बाद बाबा साहब बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का क्या हश्र है कि हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण में एक अतुलनीय योगदान है। हर क्षेत्र में बाबा साहब का एक अतुलनीय योगदान है, चाहे दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के लिए शिक्षा के द्वार खोलना हो, उनको आरक्षण दिलाना हो, मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना हो, महिलाओं की मुक्ति के लिए हिंदू कोड बिल लाना हो, जाति उन्मूलन और भारतीय समाज में व्याप्त बीमारियों को दूर करने के लिए तमाम सुझाव देना हो, आरबीआई जैसी संस्थाओं का गठन करना हो, खेती भूमि सुधार पर महत्वपूर्ण सुझाव पेश करना हो, खेती को और राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा दिलाने की डिमांड या विचार रखना हो। बाबा साहब ने राष्ट्र निर्माण के लिए देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और ढांचागत विस्तार, एका और संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए और कई सराहनीय योगदान बाबा साहब के हैं जिसको ये राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। बाबा साहब को मेरा बार बार सलाम है। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार। मिलते हैं अगले एपिसोड में साथियों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।